आज का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की उद्भवकालीन पृष्ठभूमि की समीक्षा करें। अथवा हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि की परिचय दें। जिसे हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का उद्भव किससे हुआ, आधुनिक काल की क्या क्या पृष्ठभूमि थी तथा उसकी कैसी सामाजिक परिस्थिति थी और उनका कैसे राजनीतिक परिस्थिति थी। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का उद्भवकालीन के समय, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। यानी कि शॉर्ट में कहे तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का उद्भव कैसे हुआ, कैसी राजनीतिक परिस्थिति थी, कैसी सामाजिक परिस्थिति थी तथा किस प्रकार की पृष्ठभूमि था, उसके बारे में पूरी विस्तार के साथ हम लोग इसमें समीक्षा करेंगे। समीक्षा का मतलब होता है इंग्लिश में रिव्यू। यह प्रश्न आपको रांची यूनिवर्सिटी बीए सेमेस्टर 2 कोर 4 का पार्ट 3 का प्रश्न है, जिसमें आपको चैप्टर 3 में आधुनिक हिंदी कविता की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद का स्वरूप और विशेषता और उसके बाद की हिंदी कविता के बारे में पढ़ना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आधुनिक काल कब माना गया। आधुनिक काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1900 विक्रम संवत में माना गया। यानी संवत को यदि ईस्वी में हमें चेंज करना होगा तो उससे -57 करना होगा और ईस्वी को संवत में बदलने के लिए +57 करना होता है। जिसे 1900 ईस्वी, तो इसमें 57 घटाए तो 1843 ईस्वी को हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल का प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ विद्वान 1850 कहते हैं, तो सबकी अलग अलग अपना राय होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का उद्भव मोटे तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1900 विक्रम संवत और इसे सन में 1843 यानी कि 1900 में 57 माइनस की 1843 हुआ से माना जाता है। प्रत्येक काल में उदय में तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि परिस्थितियों का योगदान रहता है। सन 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने देश में एक नई चेतना को जन्म दिया। जैसे कि सन 1857 में सबसे पहले मंगल पांडे विरोध किए। उसके बाद झांसी की रानी ने स्वतंत्रता के लिए लड़ना स्टार्ट किया। यानी कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का उद्भव हुआ। 1957 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने देश में एक नई चेतना को जन्म दिया। भले ही इस स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेज ने विरोधी कहकर कुचल दिया। अंग्रेजी स्वतंत्रता संग्राम थे जो 1857 का था, उसे विद्रोही करके कुचल दिया। यानी मंगल पांडे पंडित थे और जो बंदूक में रबड़ होता था, जो दांत से चबाकर बंदूक चलाया जाता था, उस समय का राइफल तो उसमें गाय और सुअर का चर्बी से बनाया जाता था, जिसके लिए पंडितों और मुसलमानों ने 1857 ईस्वी में विद्रोह किया। साथ ही साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोह किया। उसका मुख्य उद्देश्य विद्रोह करने का। अंग्रेज का एक लॉर्ड डलहौजी ने एक कानून लाया था, जिसमें कि कोई अंग्रेज वैसे राजाओं का संपत्ति हड़प सकता है जिसका वंशज नहीं हो। जैसे कि कोई भी राजा का जो पुत्र नहीं होता है तो उसका राज अंग्रेज के अधीन चला जाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक बच्चा को गोद लेता है, तो गोद लेने पर अंग्रेज उस कानून को नहीं लागू करते। वह सोचते ये गोद लेने वाला उसका अपना बच्चा नहीं है, इसीलिए उसका रानी लक्ष्मीबाई की झांसी को हड़पना चाहते थे, जिसके लिए रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया और इसी से स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शुरुआत 1857 में माना जाता है। भले ही इस स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों ने विद्रोह कहकर कुचल दिया था, किंतु इससे देश में नव चेतना जागृत हुई।
जिसमें देश में नव चेतना जागृत हुई। यानी लोगों ने स्वतंत्रता के प्रति अपनी चेतना को जागरण करने लगे, यानी जागृत होने लगे कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें अंग्रेजों की गुलाम नहीं रहना चाहिए। अंग्रेज सरकार के दमनात्मक रवैये ने देश की मनीषा को झकझोर दिया और कवियों की यह आवश्यकता अनुभव होने लगी कि देश की जनता को अंग्रेज शासन की अच्छाई बुराई के बारे में बताएं। भारतेंदु जी ने इस संबंध में अपनी विचार व्यक्त करते हुए लिखा है। उस समय 1857 के समय भारतेंदु ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850, मृत्यु 1885 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखे हैं, अंग्रेज राज सुख साजे, साजे सब भारी, पे धन विदेश चाली जात है अति खवारी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1884 ईस्वी को हुआ था। गांधी की भारत राजनीतिक में पदार्पण एवं स्वतंत्रता प्राप्त के लिए भारतीय जनता द्वारा किए गए विविध संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में ही आधुनिक काल के साहित्य का देखा परखा जाना चाहिए। जिससे आधुनिक साहित्य में ही आधुनिक कांग्रेस पार्टी का उद्भव हुआ, स्थापना हुआ और साथ ही साथ भारत की जनता ने अंग्रेजों को विरोध करने लगा और अपना एक अधिकार मांगने लगा स्वतंत्रता के लिए, यानी कि जन्मसिद्ध अधिकार और अपना एक फ्रीडम चाहने लगे, जो कि 1857 के क्रांति के बाद देखने को मिला। ये पहले भी थे लेकिन पहले ये देखने को नहीं मिला था। अंग्रेज ने 1849 ईस्वी में सिखों को पराजित किया तथा 1856 ईस्वी, जिसे सिख समय 1849 में सिखों का गुरु नानक को पराजय किया, 8वें गुरु थे, पराजित किया। 1856 ईस्वी में अवध को अपने अधिकार में ले लिया। अपने नीतियों से असंतुष्ट होकर देसी राजाओं ने 1857 ईस्वी में व्यापक स्तर पर विरोध किया। जो अंग्रेजियों की नीति थे उसमें देसी राजाओं असंतुष्ट होकर 1857 में व्यापक यानी बहुत बड़ा विद्रोह किया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई और भारत अंग्रेजों के उपनिवेश बना गया। अंग्रेजों ने आर्थिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक राजनीतियों में परिवर्तन किया, जिससे लोगों को लगा कि अंग्रेज हमारे हित के बारे में सोच रहे हैं। भारतेंदु युग ने कवियों ने इनकी कारण राजभक्ति एवं देश हित का मिला जुला रूप प्रस्तुत किया। भारतेंदु भी यह कहने का बाध्य हुए कि अंग्रेज के राज में सुख का साज है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंग्रेजों के दबाव के कारण कहने के लिए बाध्य हो गए कि अंग्रेजों के राज में सुख का साज है, किंतु भारत का धन विदेश जा रहा है। अंग्रेज तो इंग्लैंड से आए हुए थे, तो भारत का धन विदेश जा रहा है। इतना तो अवश्य हुआ है कि साहित्य मानव के सुख दुख से पहले बार जुड़ा, जिसका पूरा अभाव रीतिकाल में था। मुगलों एवं अंग्रेजों में एक मौलिक अंतर था। मुस्लिम शासक समावर्ती व्यवस्था के पक्षधार थे, जबकि अंग्रेज विशुद्ध पूंजीवाद व्यापकता के पोषक थे। वे व्यापारी पहले थे, शासक बाद में। उनकी नीतियों में भी इसकी प्राथमिकता को ध्यान में रखकर बताई गई। सर चार्ल्स मेडकॉक के अनुसार भारतीय गांव छोटे छोटे गणतंत्र थे। उनकी आवश्यकता गांव में पूरी हो गई थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई संबंध में न था। हर गांव में लुहार, बढ़ाई, कुम्हार, नाई, धोबी, तेली आदि सेवक जातियाँ थी। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति का पेशा नहीं कर सकता था।
जैसे पहले भारत में सब जाति के अलग अलग काम थे, जैसे लोहार का लोहारा का काम, बढ़ई का बढ़ई का, कुम्हार जाति का मिट्टी का काम, नाई का बाल कटना, धोबी का कपड़ा, तेली का तेल संबंधित काम थे। यानी कि हर जाति के अलग अलग काम थे। एक जाति दूसरी जाति का काम नहीं कर सकता था, ये नियम था। भारत में नगर 3 प्रकार के थे और नगर भी 3 प्रकार के थे, जैसे राजनीतिक महत्व के नगर, धार्मिक महत्व के नगर और व्यापारिक नगर। जिसे धार्मिक, जिसमें धर्म वाला, जैसे कि गया काशी बोल सकते हैं। व्यापारिक नगर अहमदाबाद सूरत। राजनीतिक नगर दिल्ली में राजनीतिक से संबंधित नगर थे। तो इस प्रकार हम नगरों के भी उदाहरण दे सकते हैं। नगरों में बनने वाली वस्तुएं रत्न जटितता, आभूषणों, सूती रेशमी वस्त्र, हाथी दांत की मीनाकरी आदि से ग्रामीण जनता को कुछ लेना देना न था। राजा सामंत श्रेष्ठियों में इन वस्तुओं की खपत होती थी। गांव का कुटीर उद्योग यानी छोटे मोटे काम अलग ढंग का था, जो ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। अंग्रेज व्यापारियों ने भारत को अपना बाजार बनाने के लिए यहाँ के उद्योग धंधे एवं कुटीर उद्योग को चौपट कर दिया। गांधी की चरखा आंदोलन बहुत कुछ ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं एवं कुटीर उद्योगों का पूर्ण स्थापना करने का प्रयास किया था। जैसे गांधी का चरखा चलाना से बहुत ऐसे जाति थे जो 5 जाति मुख्यतः कर सकते थे, वो अपने कपड़े का धंधा करने लगे ने का प्रयास किया। यह हमें स्मरण रखना चाहिए। लॉर्ड कार्नवालिस ने भारत में पूर्वी प्रांतों जिसे बंगाल, उड़ीसा में जमींदारी प्रथा प्रारंभ की, जिसे बाद में बम्बई, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया। जमींदारी प्रथा को सन 1820 में थॉमस रो ने जमीन को व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में बदल दिया, जिससे जमींदार को जोतदार दोनों ही जमीन का क्रय विक्रय कर सकते थे। यानी मालिक भी कर सकता था और जो जोत रहा है उसमें खेती कर रहा है वो भी बेच सकता था। खेत व्यक्तिगत संपत्ति बन गई। अतः खेती की बेहोशीकरण होना स्वाभाविक था। किसानों की हालात खराब थी। वे सरकारी मालगुजारी अदा करने तथा ऋण अदायगी की चिंताओं से अभी मुक्त नहीं हो पाते थे। परिणामतः महाजनी जुगल में फंसते जा रहे थे। आधुनिक काल का साहित्य उनके इस दुर्दशा का चित्रण करने की ओर प्रवृत्ति हुआ। प्रेमचंद्र का गोदान इसी पृष्ठभूमि में रचा गया। नई अर्थव्यवस्था की पारंपरिक संबंधों को जटिल बना दिया गया। पंचायतों का स्थान अब कचहरियों ने ले लिया। जिससे आधुनिक समय आने लगा। पहले कोई भी फैसला पंचायत में हुआ करता था, लेकिन अब वह फैसला कचहरियों ने ले लिया। कचहरी, कोर्ट कचहरी। गांव की जड़ता, टूटी जाति प्रथा के बंधन एवं एक सीमा तक शिथिल हुआ। राष्ट्र की भाव जागृत हुआ। नई आर्थिक वर्गों का उदय हुआ। पूंजीपति एवं श्रमिकों के बीच में एक नए मध्य वर्ग का उदय हुआ। ब्रिटिश राज की स्थापना के फलस्वरूप भारत की दिशा, शिक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, अर्थनीति, शासन व्यवस्था में भी पर्याप्त परिवर्तन हुआ। भारतीय पुनर्जागरण के लिए प्रेस की स्वतंत्रता वरदान सिद्ध हुई। पुनर्जागरण के लिए कार्यरत सामाजिक नेताओं ने इसका भरपूर लाभ उठाया। भारतेंदु का समय में प्रायः सभी प्रमुख साहित्यकार किसी न किसी साहित्यिक पत्र प्रतांग से जुड़े थे। वे इसमें अपने साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ समसामयिक समस्या पर भी प्रकाश डालने वाले लेख लिखते थे। जनतांत्रिक मूल्यों का पोषण, सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार, राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुद्रण ने साहित्यकारों और समाज को एक दूसरे से वैचारिक स्तर पर जोड़ने का माध्यम प्रदान किया।
राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। जिससे राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। तो ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे? तो ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य थी जितनी भी शोषण हो रहा है समाज में, जैसे नारी को सती प्रथा, नारी को शिक्षा नहीं देना, ये सभी प्रकार की भी कुकृतियों को समाप्त किया। राजा राममोहन राय ने ही ब्रह्म समाज के द्वारा स्त्रियों की सती प्रथा बंद की गई, स्त्रियों को शिक्षा देने में जोर दिया गया तथा स्त्रियों को भी अपने आप में निर्भर होने के लिए बल दिया गया। यानी समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थी उन्हें समाप्त करने की कोशिश किया गया। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की और कर्मकांड एवं अंधविश्वासों का विद्रोह उपनिषद के आधार पर किया। जिससे उपनिषद, हमारे उपनिषद ही ग्रंथ है, वेद है, तो उसको आधार मानकर राजा राममोहन राय ने कहा कि ये सब गलत है। जिससे कोई हिंदू धर्म में कोई गलत हो रहा है तो उसके लिए उपनिषद पुराण को सहायक लेके बोल रहा है कि ये पुराण में नहीं है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, जैसे मुसलमान में कुरान में ये लिखा हुआ है प्रसादी खाना अपराध है, तो वो प्रसादी नहीं खाता है। तो उसी प्रकार राजा राममोहन राय ने ही उपनिषद का सहारा लिया, यानी आधार बनाकर किया। मूर्ति पूजा को वे धर्म का ब्रह्मांडर मानते थे। आज से 175 वर्ष पूर्व वे अकेले व्यक्ति थे जो अंधश्रद्धा एवं रूढ़ियों का विरोध किए थे। उनका कथन तर्कपूर्ण थे। उनके नेतृत्व में ब्रह्म समाज की जाति प्रथा, सती प्रथा को डटकर विरोध किया। वे विधवा विवाह एवं स्त्री पुरुष की समानता के पक्षधर थे। राजा राममोहन राय स्त्री और पुरुष को एक समान मानते थे। देवेंद्रनाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन ने भी ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। केशव चंद्र सेन के प्रभाव से 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, जिसका प्रमुख उन्नयन महादेव गोविंद नाराडे थे। सामाजिक रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों के प्रति वे निरंतर संघर्ष करते रहे। वे मानते थे कि समाज जीवित अवयव एवं संगठन है, जिससे निरंतर परिवर्तन होता रहता है। उन्होंने मनुष्य की समानता पर विशेष बल दिया। वे जाति पाति के विरोध थे और अंतर्जातीय विवाह के समर्थक थे। यानी कोई भी जाति आपस में अलग अलग जाति विवाह कर रहा है तो उसका समर्थन थे, और जाति प्रथा के विद्रोही थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने, जबकि आर्य समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की। वे वैदिक धर्म को सत्य एवं सार्वभौम मानते थे। जाति, लिंग एवं नस्ल के आधार पर मानव की समानता के वे प्रबल पक्षधर थे। सामाजिक एवं नैतिक मूल्य के आधार पर आर्य समाज ने एक आचार संहिता बनाई। आर्य समाज का प्रचार मध्य वर्ग के बीच हुआ। सन 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध एनी बेसेंट भारत आए और अपनी ओजस्वी भाषाओं को सबको प्रभावित किया। एनी बेसेंट, बाद में एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष थे, प्रथम महिला अध्यक्ष। आधुनिक काल में सामाजिक क्षेत्र में भी अनेक आंदोलनकारियों का सूत्रपात हुआ। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज ने यहाँ परंपरागत भारतीय समाज में नई चेतना का विकास किया और परंपरागत रूढ़ियों, परंपराओं एवं अंधविश्वासों से मुक्त पाने में योगदान दिया। यही रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद
महर्षि अरविंद के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों ने भी जनता को आधुनिक बोध दिया। गांधी जी के सत्य, अहिंसा, प्रेम, नैतिकता, सदाचार, सविनय, अवज्ञा आदि ने जनता को बहुत कुछ नया प्रदर्शन प्रदान किया। आधुनिक काल के साहित्य पर इन सब का प्रभाव को बेखूबी देखा जा सकता है। यही नहीं, अपूर्ति आधुनिक काल में विविध आंदोलनों के माध्यम से हुई सामाजिक सुधार तथा विधवा विवाह, सती प्रथा पर रोक, बाल विवाह पर रोक, अछूतोद्धार एवं जाति प्रथा की शिथिलता ने भी भारतीय समाज को कई रूपों में प्रभावित किया। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु ईसाई मिशनरी ने भी आधुनिकता की ओर बढ़ने की सहायता पहुंचाई। विशेष रूप से स्त्री शिक्षा का प्रसार में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। जिसे ईसाई मिशनरी ने आधुनिक काल में सबको, जिसे हरिजन जाति को मुख्यतः अपने जाति मिशन बनाने के लिए कहा, मिशन बनाया, क्योंकि उन्होंने सबको एक समानता के अधिकार देने पर जोर दिया। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया था। अंग्रेजी ढंग के स्कूल कॉलेज की स्थापना ने भी भारतीय समाज को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। पुस्तकों का प्रचार प्रसार होना, सामाजिक पृष्ठों के छपने से लोगों का विचार विनिमय का अवसर मिला तथा देश की बौद्धिक चेतना का विकास हुआ। अंग्रेजी कविताओं को पढ़कर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि कविता में नक्श, सीख, चित्रण के अलावा भी कुछ और होता है। वे उनके अनुसरण पर वैसी कविताएं लिखने लगी। कुछ अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद भी विभिन्न लेखकों ने इस काल में किया। ज्ञान विज्ञान के प्रसार में भी अपनी पारंपरिक दृष्टि बदल दी। रोमांटिज्म एवं कम्युनिज्म जैसी आंदोलनों से भी भारतीय साहित्य प्रभावित हुआ, जिसमें दो राय नहीं है। औद्योगिक संचार साधनों में वृद्धि, नई अर्थव्यवस्था ने भी भारतीयों को नूतन ज्ञानात्मक की ओर अग्रसर किया। इससे बहुत से लोग ने पश्चिमीकरण न कहकर आधुनिकीकरण की संज्ञा दी। वस्तुतः आधुनिकीकरण एक दृष्टिकोण है जो वैज्ञानिक सोच से बनता है और वह मूलतः इस लोक से संबंध होता है। आधुनिक काल में विकसित मानवतावाद मनुष्य की समता, स्वतंत्रता आदि का सैद्धांतिक सामाजिक न्याय के आधार पर उचित माना है। मध्यकाल तथा भावाभिव्यक्ति का एकमात्र साधन कविता थी, किंतु आधुनिक काल में भाव एवं विचार दोनों की अभिव्यक्ति के लिए गद्य विकसित हो गया। यह इस काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। काव्य भाषा के पद पर लंबे समय तक टिकी रहने वाली ब्रज भाषा को भी धीरे धीरे निशासित कर दिया गया और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में द्विवेदी युग से प्रारंभ हो गई। आधुनिक युग का मूल संवेदना के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की इच्छा को रखा जा सकता है। राष्ट्रीयता एवं स्वाभिमान की भावनाओं से जो इस काल में विकसित हुआ, इसी का परिणाम माना जा सकता है। एक ओर तो हमें रूढ़ियों की परंपराओं से मुक्त हेतु छटपटाने लगे, दूसरे ओर अपनी परंपराओं से श्रेष्ठ जीवन मूल्य को लेकर नवीन विचारों की अमरात करते हुए आगे बढ़े। यही नवीन नवजागरण का स्वर हमें आधुनिक काल के साहित्य के केंद्र में दिखाई देता है। कविता, निबंध, उपन्यास, नाटक सब इसी से ओतप्रोत है। यही हमारी आधुनिकता का केंद्रीय भाव है तथा यही आधुनिक काल के उदय की पृष्ठभूमि भी है। ये हमारा प्रश्न था
हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की उद्भवकालीन पृष्ठभूमि की समीक्षा करें। या हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि की परिचय दे। यह प्रश्न आपको BA सेमेस्टर 2 हिंदी ऑनर्स कोर 4 चैप्टर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको रांची यूनिवर्सिटी तथा जितने भी हिंदी से संबंधित ऑनर्स यूनिवर्सिटी है जिसमें हिंदी ऑनर्स होता है उसमें पूछ सकता है। यह प्रश्न आपका 20 नंबर वाला प्रश्न है।